हैं, तो क्वेश्चनेबल इलेक्शंस की वजह भी है, जिसमें हर हर पाकिस्तानी सिटीजन का एक ड्रीम है टू मेक श्योर ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। फिर हंग एंड रबर स्टैम्प पार्लियामेंट है हमारी, वीक सिविल सोसाइटी है, तो ये पोलराइज मीडिया है, पोलराइज पॉलिटिक्स है। तो ये सारी चीजें आप अपने इंट्रोडक्शन में बताओ, ठीक है, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं करना है इंट्रोडक्शन में, इसे बड़ा जर्नल रखना है, ठीक है। और जब एक ऐसा टॉपिक आए ना जो बहुत जर्नल होता है, लाइक क्लाइमेट चेंज, पॉलिटिकल क्राइसिस इन पाकिस्तान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्लोबलाइजेशन एंड द वर्ल्ड, या इन अनदर वर्ड्स चाइना यूएस रिलेशन, तो इसमें किसी एक मुद्दे को नहीं पकड़ते, याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम किसी एक पॉइंट को नहीं पकड़ते। क्लाइमेट चेंज का टॉपिक है, सारे बच्चे इंडस्ट्रियलाइजेशन को पकड़ लेते हैं। फिर ऐसे में ना आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात लिख तो देते हो इंट्रोडक्शन में, लेकिन फिर आपको उस ऐसे को मेंटेन करना और फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन में आपको फर्दर इम्पैक्ट देना बहुत टफ हो जाता है, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट सिर्फ 3 से 4 पेजेस, आपको 3200 वर्ड्स का ऐसे लिखना पड़ता है। तो मैं कहूंगी कि सिर्फ एक कोज ना बनाओ उस चीज का, डिफरेंट कोजेशंस निकालो, डिफरेंट इम्पैक्ट्स निकालो, फिर उस पे ओवरऑल डिस्कस करो, हर इम्पैक्ट को दूसरे इम्पैक्ट के साथ रिलेट करो, और फिर उसको सारा जर्नली अपने इंट्रोडक्शन में लिख दो। ठीक हो गया। अब यहाँ से हमें समझ आती है कि जो ऐसे के डोंट्स है ना, इंट्रोडक्शन के डोंट्स है, वो ये है, एक तो कभी भी कोटेशन इंट्रोडक्शन से पहले नहीं लिखनी, ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट सम सॉर्ट ऑफ पर्सनालिटी, ये आपका अपना एकेडमिक राइटिंग है। कोई भी फैक्ट एंड फिगर ऐसे के इंट्रोडक्शन बॉक्स में नहीं देनी, ठीक है, और इसके अलावा सजेशंस नहीं देनी इंट्रोडक्शन बॉक्स में। ठीक हो गया। अब यहाँ से आपने अपने माइंड में ये रखना है कि इन अनदर वर्ड्स, अगर मैं एक मिनट, इन अनदर वर्ड्स अगर मैं एक इंट्रोडक्शन का ड्राफ्ट बनाती हूँ, तो इंट्रोडक्शन के ड्राफ्ट में पहले कुछ लाइंस हैं जिन्हें हम हुक स्टेटमेंट्स कहते हैं, जिसमें आप टॉपिक की ओरिजिन या टॉपिक का इम्पैक्ट को थोड़ा डिस्कस करते हो। वो 3 से 4 लाइंस, फिर आपका थीसिस आ जाता है, जो कि आपका थीसिस आपके उस इम्पैक्ट्स के साथ, उस हुक स्टेटमेंट्स के साथ कंबाइन हो, उसका एक रिलेशन नजर आ रहा हो। फिर आप वो सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इश्यूज हैं, या कौन सा या इम्पैक्ट्स हैं, उसको डिस्कस करते हो, और फिर ये आपका इंट्रो कंप्लीट हो जाता है। अब जहां तक मैंने बात की कि फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो आपके इंट्रोडक्शन में नहीं आती, या मैंने बात की कि आप अपने इंट्रोडक्शन में सजेशंस नहीं देते, या मैंने कहा कि आपने स्टार्ट में कोटेशन नहीं लिखना, तो इसका मतलब है कि कोटेशन उन एसेस की बिगनिंग में लिखा जाता है जो कि नैरेटिव एसेस होते हैं। नैरेटिव एसेस क्या होते हैं? या तो आप किसी स्टोरी टेलिंग कर रहे हो, या किसी फेमस पर्सनालिटी के बारे में लिख रहे हो, तो सीएसएस की डोमेन के अंदर नैरेटिव एसेस नहीं आते, ठीक है। ये आपकी अपनी एकेडमिक राइटिंग होती है। जितने भी सेशंस आप लोगों के साथ हुए हैं, उसमें मैंने हमेशा ये बात की है कि इट्स योर आइडिया, इट्स योर ओपिनियन, ठीक है। ये नहीं समझना कि मैं ऐसे इसकी कोई बुक पकड़ूं और मैं उसमें से ऐसे मेमोराइज कर लूं, या मैं रट्टा लगा लूं और उसके बाद में जाके वो ऐसे लिख दूं। एग्जामिनर उसको क्रॉस कर देगा, उसको चेक नहीं करेगा, बिकॉज एग्जामिनर को पता चल जाता है कि उसको आपका आइडिया चाहिए। ये कोई नहीं है, बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं मैम हमारा आइडिया कैसे होगा, हमने तो फैक्ट्स एंड फिगर्स ही देने हैं ना। फैक्ट्स एंड फिगर्स आपने देने हैं इन ऑर्डर टू काउंटर योर आइडिया, ठीक है, कि आप जो बात कर रहे हो वो बात आपकी कोई जो है उस पे एंटीथीसिस ना करे, आपकी बात को कोई रद्द ना करे, ठीक है। दैट्स व्हाई यू आर गिविंग द फैक्ट्स एंड फिगर्स इन योर ऐसे। आप रिपोर्ट्स देते हो, आप डेटा एनालिसिस देते हो, आप केस स्टडीज देते हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ऐसे की डिमांड केस स्टडीज है, नो। आपके ऐसे की डिमांड आपका ओपिनियन है, आपका आइडिया है, ठीक हो गया। तो आप कोटेशन नहीं डालते। अब सेकंड चीज है फैक्ट्स एंड फिगर्स। आपने
कोई भी पॉइंट नहीं रखना होता इंट्रोडक्शन में। जो एक पॉइंट होता है वो आपका थीसिस होता है, और थीसिस क्या होता है कि आपका होल क्रक्स कि आप अपने ऐसे के अंदर क्या करने जा रहे हो। तो इट्स ओनली जर्नल टू स्पेसिफिक, इसलिए आप कुछ चीज वहां पे प्रूफ नहीं करवाते हो। आपकी बॉडी होती है, ऐसे की बॉडी होती है प्रूफ करवाने के लिए, तो आप कोई कोटेशन कोई फैक्ट एंड फिगर अपने ऐसे में नहीं देते। हाँ, सजेशंस ऐसे के शुरू में नहीं दी जाती, क्योंकि आप जब एग्जामिनर को कॉन्सिक्वेंसेस या इम्पैक्ट्स या इफेक्ट्स की बात कर रहे होते हो तो वो भी आपने डिटेल में उनके सॉल्यूशंस नहीं निकाले होते। आप एग्जामिनर को ये तो कह सकते हो कि जो क्राइसिस इश्यूज डिस्कस हो रहे हैं या जिसके बारे में मेरा ऐसे है, इसके एंड पे एक होप तो है, एट द एंड ऑफ द टनल ये इशू काउंटर किया जा सकता है, बस किस किस वे में काउंटर किया जाएगा वो आपने बॉडी के सजेशन डोमेन के अंदर लिखना है। तो यहां से हमें नजर आया कि एक्चुअल में जो इंट्रोडक्शन है वो आपके ऐसे का जो वेटेज लेता है वो अप्रोक्सीमेटली 10% है, जिसमें आप जर्नल टू स्पेसिफिक जाते हो, जिसमें आप अपने हुक्स देते हो, आपका व्यू पॉइंट होता है, आप टॉपिक को डिफाइन करते हो, टॉपिक को डिस्क्राइब करते हो, और आप साथ में ये बात भी कर देते हो कि आपके आर्ग्यूमेंट्स किन किन एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग रहेंगे। इससे ज्यादा कुछ भी आपने इंट्रोडक्शन में डिस्कस नहीं करना। अब जब हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा इंट्रोडक्शन से पहले पूरा एक पैनल आता है, जो पैनल आपकी आउटलाइन का होता है। अब ऐसे के अंदर सबसे पहले आप एक आउटलाइन बनाते हो और उस आउटलाइन के बाद आप अपना इंट्रोडक्शन लिखते हो। अब आउटलाइन होती क्या है? आउटलाइन में आपने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को एज इट इज लिखना होता है, उसको आपने फर्दर एग्जामिनर को नहीं बताना होता कि आप उसके अंदर करने क्या जा रहे हो। ठीक हो गया? आउटलाइन के अंदर जो है आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को एज इट इज लिखते हो, एज इट इज कंक्लूजन एज इट इज लिखोगे, इंट्रोडक्शन एज इट इज लिखोगे। सिर्फ इंट्रोडक्शन की एक थीम हाईलाइट करते हो आप, और वो थीम क्या होती है? आपका थीसिस स्टेटमेंट। मतलब कि आपने अपने एग्जामिनर को एट द वेरी स्टार्ट ऑफ योर एसे सबसे पहले आप आउटलाइन बनाते हो, और उस आउटलाइन में आपने एग्जामिनर को ये बात बतानी होती है कि मेरा जो इंट्रोडक्शन है उसमें जो मेरा होल टॉपिक का क्रक्स है, जो मेरा पूरा टॉपिक के जैसे इन अनदर वर्ड्स यू कैन से दैट मरकजी ख्याल, वो मरकजी ख्याल क्या है। उसके बाद आप ऐसे की बॉडी के अकॉर्डिंग अपनी आउटलाइन बनाते हो, क्योंकि ऑलरेडी आपने अपने माइंड में रखा होता है ना कि आपने ऐसे को किन डोमेन्स में लेके आना है, फिर उन्हीं डोमेन्स के लिहाज से आपकी आउटलाइन बनती है। ठीक हो गया? अब पॉइंट है कि आउटलाइन जो है वो दो तरह की होती है, या तो टॉपिक आउटलाइन है या तो सेंटेंस आउटलाइन है। सेंटेंस आउटलाइन का मतलब होता है इलैबोरेटिव आउटलाइन, जिसमें आप कहते हो जी कि व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी, हाउ टू काउंटर द प्रॉब्लम्स ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाट आर द pragmatic approaches to counter the democracy। मतलब कि आप फुली सेंटेंस लिख रहे हो, आप सब्जेक्ट का भी इस्तेमाल कर रहे हो, ऑब्जेक्ट का भी इस्तेमाल कर रहे हो, हेल्पिंग वर्ब्स भी हैं, एडजेक्टिव्स भी हैं। ठीक है? तो एग्जामिनर यहाँ पे एफपीएससी डिमांड करती है कि आप सेंटेंस आउटलाइन में नहीं जाओ। देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि आपका ऐसे ऑलरेडी एक्सटेंसिव है, आपने ऑलरेडी एग्जामिनर को एक्सटेंसिव ऐसे दिया है, आपने 3200 वर्ड्स लिखने हैं उसके अंदर, तो आप इतना डिटेल में नहीं जाओ। आप एग्जामिनर को एक्चुअली आउटलाइन में एक खाका देते हो, एक ड्राफ्ट देते हो कि आपका पूरा ऐसे ये है, ताकि एग्जामिनर जब आपका ऐसे पढ़े तो वो आपकी आउटलाइन से उसको रिलेट करके चेक एंड बैलेंसेस रख सके। ठीक हो गया? तो उन चेक एंड बैलेंसेस के लिए आप आउटलाइन बनाते हो। आउटलाइन का एजेंडा ये होता है कि जो पैराग्राफ का फ्रेज आप लिखते हो आप उसके अकॉर्डिंग चल रहे हो। तो एग्जामिनर कहता है कि 2 से 2.5 साइड्स पे आप
आपका 2 से 2.5 साइड्स पे आपका आइडियल आउटलाइन होती है। इससे ज्यादा मत लिखो, बड़ी राइटिंग है तो 3 में आ जाता है, 3 साइज में आ जाता है, इससे ज्यादा नहीं आगे जाना। और कभी भी आउटलाइन के नीचे से ऐसे स्टार्ट नहीं करना, नेक्स्ट पेज से ऐसे स्टार्ट करना है, ठीक है। और उसमें सिर्फ ऐसे का नेम लिखना है और कोई इंट्रोडक्शन की हेडिंग नहीं देनी, ऐसे स्टार्ट कर देना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी हेडिंग्स अपनी आउटलाइन में दे दी है। तो आपने आउटलाइन किस में लिखनी है? आपने आउटलाइन फ्रेजेस में लिखनी है, ठीक हो गया। फ्रेजेस का क्या मतलब है? डेमोक्रेसी, democracy and good governance, the correlation between democracy and good governance, issues of crisis of good governance in Pakistan, pragmatic approaches of that particular thing, ठीक है। मतलब कि आप फ्रेज में लिखो, आप चाहे उसको फ्रेज में लिखो या आप जो है उसको हाईलाइट करो इन अनदर वे, कि आप उसको हेडिंग्स नंबर न्यूमेरिकल हेडिंग्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। आप सिर्फ उसको नंबरिंग में भी लिख सकते हो। अच्छा, अब आपने माइंड में रखना है कि जो एक हेडर होता है ना, उसके अंदर भी सब हेडर्स होते हैं। सब हेडर्स भी होते हैं जिन्हें आप यूनिवर्सल कहते हो। फिर सब हेडर्स के अंदर भी प्राइमरी हेडर्स होते हैं, उसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए। और उस प्राइमरी हेडर्स के अंदर अगर आपने केस स्टडी देनी है तो सेकेंडरी हेडर्स भी होते हैं। अब नहीं नहीं नहीं, नेवर डू दैट, कभी भी ये मत करना। जब भी आप आउटलाइन लिखते हो उसके नीचे आप एक हेडिंग लगाओ, एक मतलब उसको एक लाइन लगाओ और उस लाइन में उसको बताओ कि जी ये मेरी आउटलाइन कंप्लीट होगी। फॉर एग्जांपल, मैं एक आउटलाइन स्टार्ट की, वो आउटलाइन मेरी जो है वो 2.3 पेजेस पे आई, लाइक 2 और 1.25 पेज, ठीक है। मेरा इतना पेज बच गया, मैं यहाँ पे ऐसे कट लगाती हूँ और अगले पेज पे मैं बस ऐसे का नेम लिखती हूँ और मैं अपना ऐसे स्टार्ट कर देती हूँ। ये तो कोई जब भी आप ऐसे भी लिखते हो ना, चाहे वो ऐसे आप इंटरनेशनल ऐसे लिख रहे हो या सीएसएस का ऐसे लिख रहे हो, ये चीज नहीं करती। मुझे नहीं पता आपको किस इंस्ट्रक्टर ने कहा है, लेकिन एफपीएससी मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है कि इतना क्यूरियस स्टूडेंट को होना चाहिए। नेवर रिलाई ऑन द टीचर्स। आप लोग एफपीएससी की रिपोर्ट्स निकालो, हर साल उन्होंने रिपोर्टिंग्स दी होती हैं, उसको पढ़ो। आपकी आधे से ज्यादा मसले ऐसे को लेके जो है वो हल हो जाएंगे, वो रिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब पॉइंट हमारे पास ये है, ये जो मैं कह रही हूँ ना कि एक हेडर के अंदर प्राइमरी हेडर भी होता है, सेकेंडरी हेडर भी होता है और यूनिवर्सल हेडर क्या है, अब इसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक टॉपिक है क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान। अब मैं क्राइसिस डिस्कस कर रही हूँ, तो जिसमें मैं लिख रही हूँ ना क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान, ये मेरा यूनिवर्सल हेडर है, ये मेरा मेन हेडर है, ये मेरा टॉपिक सेंटेंस है। अब इसके अंदर जो मैं हेडर्स दे रही हूँ कि क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस में हमारा रैम्पट करप्शन भी आ जाता है, नो रूल ऑफ लॉ भी आ जाता है, ये मेरे सेकेंडरी हेडर्स हैं। लाइक ऐसे के अंदर ये मेरे एक्सप्लेनेटरी हेडर्स हैं। फिर इस अगर मैं कह रही हूँ कि रैम्पट करप्शन के अंदर मैं उसकी एक रिपोर्ट भी दे देती हूँ, तो ये मेरे जो है वो जो है वो सॉरी सेकेंडरी हेडर्स हैं, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक ऐसे पकड़ती हूँ और मैं लिखती हूँ, तो मैंने ऐसे की थीम ली क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान, ये मेरा। अब इसमें एक ऐसे आया, इंट्रोडक्शन आया, फिर गुड गवर्नेंस को हमने एक्सप्लेन किया, फिर हम आए जी नंबर 3 पे जो था क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान। इसको मैंने कैपिटल्स में लिख दिया। अब इसके नीचे मैंने 3.1 लिखा, ये मेरा प्राइमरी हेडर है, जिसमें मैंने लिखा कि रूल ऑफ लॉ का ना होना, नो रूल ऑफ लॉ इज कंसीडर। 3.2 में मैंने लिखा जी रैम्पट करप्शन, ठीक है।
फिर 3.3 में लिखा मैंने पोलराइज पॉलिटिक्स, ठीक है। अब इसके अंदर भी अगर मुझे कोई सब हेडिंग देनी है ना, वो मेरी सेकेंडरी हेडिंग्स होती हैं, जिसमें ज्यादातर केस स्टडीज रिपोर्ट्स आती हैं, ठीक है। फर्दर डिस्क्रिप्शन भी हो सकती है। अब जैसे कि रूल ऑफ लॉ में मैं लोकल बॉडी गवर्नमेंट की केस स्टडी डाल सकती हूँ। रैम्पट करप्शन में मैं यूएन का इंडेक्स, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स दे सकती हूँ। तो अगर मुझे ये चीजें हाईलाइट करनी है ना, तो फिर मैं ऐसे के जितने इश्यूज लिख रही हूँ सब में हेडिंग्स डालूं। और अगर मुझे एक में भी नहीं डालनी, तो मैं ट्राई करूं कि मैं किसी में भी नहीं डाल रही। ये चीज आप अपने माइंड में रखिएगा। तो इन्हें कहते हैं जी हेडर्स। अब आप लोगों ने एक बात और समझनी है, जो कि ऐसे की ओरिएंटेशन, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन एग्जामिनर इसको बहुत बारीकी से देखता है। एग्जामिनर को समझ आता है कि ये स्टूडेंट यहाँ पे अगर मिस्टेक नहीं करा, उसे ये क्राइटेरियाज पता है, तो वो ऐसे पढ़कर आया है। अब यहाँ पे आप लोगों ने माइंड में रखना है, जी जी 3 नहीं नहीं 3.2.1 ऐसे ही नहीं करना। मैं वही बताने लगी हूँ, इधर देखें। मेरे पास जब ऐसे की आउटलाइन आती है, तो मैं स्टार्ट कैसे करती हूँ, इंट्रोडक्शन से। फॉर एग्जाम्पल मैंने इंट्रोडक्शन को 1 हेडिंग दी, ये मेरा इंट्रोडक्शन हो गया। और इंट्रोडक्शन को मैंने 1 हेडिंग दी। अब मैं इंट्रोडक्शन के नीचे इंट्रोडक्शन का हिस्सा लिखने लगी हूँ, विच इज द थीसिस स्टेटमेंट। तो मैं थीसिस स्टेटमेंट थोड़ा इंडेक्स करके लिखूंगी, मतलब थोड़ा आगे करके लिखूंगी। मतलब कि इन अनदर वर्ड्स अगर मैं अच्छे से लिखूं, तो मैं इसको इस तरह लिखूंगी जी, कि ये मेरी 1 हेडिंग हो गई, ये मेरा कैपिटल में हो गया इंट्रोडक्शन। यहाँ पे मेरा 1.1 आ रहा है थोड़ा अंदर करके, और यहाँ पे मेरा स्मॉल में हो गया थीसिस स्टेटमेंट। फिर मैंने यहाँ पे थीसिस स्टेटमेंट पूरी लिखनी है, मैंने 3-4 लाइनों की थीसिस स्टेटमेंट लिख दी, ठीक है। सैंपल्स में शेयर कर दूंगी। फिर मैं नंबर 2 में आई। नंबर 2 में अब क्या होता है, आप लोगों को मैंने पढ़ाया है डिस्क्रिप्टिव ऐसे। तो डिस्क्रिप्टिव ऐसे में सबसे पहले टॉपिक के की वेरिएबल्स को रिसर्च करते हैं। टॉपिक का की वेरिएबल क्या है। टॉपिक का की वेरिएबल्स है, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस पे ऐसे है, तो गुड गवर्नेंस है क्या, गुड गवर्नेंस इमर्ज कैसे हुई, इमर्जेंस ऑफ। अब गुड गवर्नेंस, व्हाट इज गुड गवर्नेंस, इट इज 2.1 की इमर्जेंस कैसे हुई, ओरिजिन कैसे हुआ, कोरिलेशन क्या है, गवर्नेंस, ये 2.1 2.2 2.3, और ये अंदर करके आएगा, थोड़ा इंसाइटेड करके आएगा। फिर थर्ड हेडिंग होगी जी कि की फैक्टर्स क्या है गुड गवर्नेंस के। फिर 3.1 3.2 में आप वो की फैक्टर्स लिखोगे कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, करप्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अनपोलराइज पॉलिटिक्स होनी चाहिए। फिर उसके बाद आप अपने इशू पे आओगे, जो कि आपकी हेडर नंबर 4 होगा। फिर उसके अंदर 4.1 4.2 4.3 वो सारे इश्यूज लिखोगे। और अगर हर इशू के आगे भी आपने उसको फर्दर उसकी केस स्टडीज एक्सप्लेन करनी है कि आप कौन कौन की केस स्टडीज डाल रहे हो, आप कौन कौन सा मेथड दे रहे हो इम्प्रूव करने के लिए, तो उसको भी आप फिर कैसे लिखोगे, उसको आप फर्दर ऐसे लिखोगे 3.1, ये 3 है, ये 3.1 है, फिर ABC इस तरह भी लिख सकते हो, ठीक हो गया। तो ये चीजें अपने माइंड में आपने रखनी है। अच्छा जी। अब मैम रिकमेंडेड 1 पैरा में भी लिख सकते हैं, या जितने पॉइंट्स उतने पैरा लिखना कंपल्सरी, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करना। रिकमेंडेशन एक पैराग्राफ में बिल्कुल नहीं लिखनी। एग्जामिनर कहता है कि आपके ऐसे के सारे पैराग्राफ सिमेट्रिकल होने चाहिए। आप जितने फ्रेजेस अपनी आउटलाइन के अंदर दे रहे हो, उतने पैराग्राफ आपके होने चाहिए। तो अगर आप रिकमेंडेशंस 5-6 रिकमेंडेशंस देते हो, तो आपके 5-6 पैराग्राफ उन रिकमेंडेशंस पे होने चाहिए। और रिकमेंडेशन का मतलब ये नहीं होता कि आपने उसे कह दिया है कि जी प्राइवेटाइजेशन करो, इससे मसला हल हो जाएगा, या एनर्जी सेक्टर को स्टेबलाइज करो तो मसला हल हो जाएगा। आप कैसे समझते हो कि एनर्जी सेक्टर कैसे स्टेबलाइज हो सकता है, आपने उसके लिए भी जो है वो एक पूरा पैरा उसमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो इट्स नॉट लाइक दैट। अच्छा जी। फिर थीसिस स्टेटमेंट आउटलाइन में लिखनी है, या यू कैन ऑल्सो राइट द थीसिस स्टेटमेंट इन द आउटलाइन एज वेल। आप इंट्रोडक्शन के अंदर बॉडी में तो लिखोगे, लेकिन एक्चुअली में
थीसिस स्टेटमेंट होता है कि आप अपने एग्जामिनर को बताते हो कि आप ऐसे कि किस डोमेन्स को टच करोगे, आप एग्जामिनर को बताते हो कि वो आपके अकॉर्डिंग वो मरकजी क्या क्या है। तो अगर इट्स ऑल अबाउट कंपटीशन इन योर ऐसे, तो आउटलाइन के टॉप पे अगर एग्जामिनर को थीसिस मिलता है और वो सही होता है तो एग्जामिनर का एक क्राइटेरिया बन जाता है, फिर वो आपका जो है वो आपकी फर्दर आउटलाइन पढ़ता है, वो उससे रिलेट करती है, वो आप माइंड में सोच लेता है कि ये बच्चा जो है ये एम्बिगुअस नहीं है। देखिए फिर वो क्षमा पॉइंट ये होता है कि देखो ये सेकेंडरी हेडर है, आपने रिकमेंडेशंस लिखी, आपने रिकमेंडेशंस के बाद जो है वो फर्दर रिकमेंडेशंस को आपने प्राइमरी प्राइमरी हेडर्स लिखे, प्राइम लेकिन ये तो प्राइमरी हेडर में आएगा ना, यूनिवर्सल में तो आपका टॉपिक स्टेटमेंट आता है, लाइक आपका आ गया जी सजेशंस, नीचे आप प्राइमरी हेडर्स देते हो कि सजेशन ये भी है, सजेशन ये भी है, सजेशन ये भी है, तो उसको आपको एक पैराग्राफ में आप कंक्लूड नहीं कर सकते। हाँ, आप अगर सेकेंडरी हेडर्स नहीं डालते, आपने किसी में डाल दिया किसी में नहीं डाला, आप उसको रिलेट नहीं करते, तो उसके फर्दर पैराग्राफ्स नहीं होते, ठीक है। अच्छा जी, फिर हमारे पास और क्वेश्चंस क्या हैं। जितना पॉइंट उतने पैरा लिखना कंपलसरी, यस, जितने पॉइंट्स उतने पैराज लिखना कंपलसरी है। सेकेंडरी हेडर्स जहाँ पे आप केस स्टडीज डालते हो उनमें नहीं होता, वो एग्जामिनर को समझ आ जाती है कि आपने पैराग्राफिंग की केस स्टडीज डाली हैं, उसके लिए अलग पैराग्राफ्स नहीं होते। और कोई क्वेश्चन। नहीं नहीं नहीं, मैंने ये कब कहा है कि पेपर में डिमांड नहीं है सजेशन, पेपर में डिमांड है। एज अ सिविल सर्वेंट वो आपको क्यों ये इश्यूज देते हैं, वो चाहते हैं कि आप इन इश्यूज का इम्पैक्ट भी डिस्कस करो और इन इश्यूज को सॉल्व भी करो, वो हर स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उसे प्रैग्मेटिक अप्रोचेस पता होनी चाहिए। तो बहुत बड़ी डिमांड है, सजेशंस के बगैर आपका डिस्क्रिप्टिव ऐसे कवर ही नहीं होता। सजेशन सिर्फ किधर नहीं देते, आर्गुमेंटेटिव ऐसे में सजेशंस नहीं होती, ठीक है। लिटरेचर बेस्ड ऐसे में भी सजेशंस नहीं होती, आर्गुमेंटेटिव ऐसे में सजेशंस नहीं होती, उसमें आपको अपना आर्ग्यूमेंट प्रूव करना होता है, ठीक है। लेकिन डिस्क्रिप्टिव और एक्सपोजिटरी ऐसे में आप सजेशंस देते हो, और डिस्क्रिप्टिव की तो मेन डिमांड आपकी सजेशंस होती है, ठीक हो क्या। और कोई क्वेश्चन इससे रेलेवेंट, कुछ भी पूछना है इससे रेलेवेंट। मैंने आपको पैराग्राफिंग मर्जिंग भी सिखाई थी, सेंटेंस स्ट्रक्चर को मर्ज किस तरह करना है, एक पैराग्राफ कैसे लिखना है, कहाँ पे ओपिनियन बिल्ड करना है, ये सब चीजें जो है। आ, शमा पॉइंट ये है कि अभी मैं आर्ग्यूमेंटेटिव पे आई नहीं, अगर मैं बात करूंगी बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन चलो ये बात है कि आर्ग्यूमेंटेटिव जो हैं वो आपके पास वो लिटरेचर लिटरेरी बेस्ड एसेज होते हैं ना, कोटेशनल एसेज, वो भी हम करेंगे। अच्छा, पॉइंट यहाँ पे ये है कि आप जब बात करते हो आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे की, तो आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे भी दो तरह के होते हैं, ठीक है। वन पर्सपेक्टिव और टू पर्सपेक्टिव। वन पर्सपेक्टिव क्या है, अगर वो आपको कहता है इज जेंडर स्टडीज अ मिथ, इज जेंडर इक्वालिटी अ मिथ, अब यहाँ पे आपको पता है यहाँ तो वो रियलिटी हो सकती है, यहाँ तो वो मिथ हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जब अपना इंट्रोडक्शन आप स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे यस और नो से स्टार्ट करते हो, तो इन्हें वन पर्सपेक्टिव कहा जाता है। इन एसेज में आप अपना पर्सपेक्टिव प्रूव करते हो, लेकिन दूसरे को काउंटर नहीं करते, दूसरे पर्सपेक्टिव को काउंटर नहीं करते। लेकिन अगर ऐसे ऐसे आता है is gender study a reality or a myth, तो you have to choose one option। आप उसमें फिर yes और no नहीं लिखते, आप कहते हो या it's a reality या it's a myth। उसमें आपको myth, अगर आप reality चूज कर रहे हो तो आपको myth को काउंटर भी करना पड़ेगा। तो जब हम आर्ग्यूमेंटेटिव की डोमेन में आएंगे तो आई विल लेट यू नो दीज थिंग्स एज वेल, ठीक हो क्या। नोट्स मिलेंगे, ये सारे नोट्स ग्रुप में शेयर हैं, और जो स्टूडेंट मेरे ग्रुप में हैं उनको नोट्स मिलेंगे, ठीक है। बाकी जिन्होंने ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन इससे रेलेवेंट जी, शम्मा कोई क्वेश्चन है, मुबीन कोई क्वेश्चन है, नुमान, मुहिबुर रहमान, कोई क्वेश्चन है इससे अकॉर्डिंग जो मैंने अभी करवाया है।
मैं आज ना आपको आफ्टर टेकिंग ऑल द कंसेक्टिव लेक्चर्स ऑफ टुडे, आज मैं आपको अपना एक ऐसे भेज दूंगी, ठीक है? ताकि आप आज गो थ्रू कर लो कि ऐसे की डोमेन्स एक्चुअली है क्या, डिस्क्रिप्टिव ऐसे को थोड़ा गो थ्रू कर लो कि किन डोमेन्स में हमें जो ऐसे है वो कवर करना है, ठीक है? बाकी कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे बताओ। और ये बात ट्रांजिशन पैरा कैसे लिखना है, देखिए ट्रांजिशन पैरा जो है वो नॉर्मल पैराग्राफिंग की तरह होता है, लेकिन हम इसे स्टार्टिंग करते हैं ट्रांजिशन वर्ड से। और ट्रांजिशन पैराग्राफ में आप रिलेशन बताते हो पिछले पैराग्राफ का, ठीक है? तो ट्रांजिशन पैरा किस तरह लिखना है, इसमें डिटेल्ड क्या होता है, तो आज मैंने जो स्केड्यूल बनाया था उसमें हमारा, एक मिनट, आज हमारा था जी, किसी के पास, एक मिनट, स्केड्यूल हम मैंने लिखा था कि आज मैं होल टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है? और कल भी मैं ऑल टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगी। तो अभी हम जब प्रैक्टिस सेशन में जाएंगे ना इंट्रो कंक्लूजन की, जो कि हमारा थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे है, उसमें मैं आपको ट्रांजिशन पैरा ही सिखाऊंगी। नैरेटिव ऐसे वो ऐसे होता है जिसमें एग्जामिनर, जिसमें आप स्टोरी टेलिंग करते हो, माय फर्स्ट डे एट स्कूल, माय लास्ट डे एट स्कूल, माय विजिट टू अ रेलवे स्टेशन, आ विजिट टू सम सॉर्ट ऑफ ट्रिप आप कह लो, ठीक है? या आप किसी चीज को रिलेट करते हो, तो ऐसे ऐसे आपके सीएसएस के अंदर नहीं आते। मैम ऐसे की रिकग्निशन कैसे होगी, ये तो बहुत पुरानी बात है, मैंने सब एक्सप्लेन किया हुआ है कि कौन सा टॉपिक क्या आता है, डिस्क्रिप्टिव को कैसे पता चलता है, एक्सपोजिटरी का, तो यू कैन व्यू एंड वॉच दैट वीडियो।